ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। अमेरिका से अधिक अधिक खतरनाक चीन। और अभी आप देखें कि जो टैरिफ को लेकर वार हो रहा है ना, युद्ध हो रहा है ना, अमेरिका उस पर लगा रहा है चाइना पर, चाइना अमेरिका पर लगा रहा है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है हमारा पड़ोसी। ये आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? चाइना से। और ये आप देखेंगे आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, दूसरा 1939 से 1945 तक चला था ना। के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बनकर उभरा। किसके बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और आप देखिए तब से अमेरिकी डॉलर वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में हावी रहा, जिसने वॉशिंगटन को पूरी दुनिया पर बढ़त हासिल की। करीब 80 से अधिक देशों में 750 अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका पिछले 7 दशकों से शेष विश्व का एजेंडा निर्धारित करता आ रहा है। 1991 में विघटन होने तक साम्यवादी सोवियत संघ की ही अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में था। सोवियत संघ के बिखरने के बाद अब साम्यवादी अधिनायकवादी चीन ही लोकतांत्रिक अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चर्चित टैरिफ नीति को भी चीन को बैकफुट पर धकेलने का दाव माना जा रहा है। और इसके लिए आप देखते हैं कि ट्रंप को कुछ लोग सनकी तक कह रहे हैं, परंतु ट्रंप के फैसले एक सोची समझी और दूरगामी योजना का हिस्सा है। और गैर हिस्पैनिक श्वेत तबके के रूप में अमेरिका का एक बड़ा वर्ग ट्रंप की संरक्षणवादी और प्रवासी विरोधी नीतियों के साथ खड़ा है। इस वर्ग के समक्ष अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने का संकट है। 1960 में अमेरिका में इस वर्ग की आबादी 85% से अधिक थी, जो 2020 में घटकर लगभग 58% रह गई। इसके अल्पसंख्यक होने का खतरा है। यह स्थिति अमेरिका को एक भयावह गृहयुद्ध की ओर धकेल सकती है, जिसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से प्रेरित नीतियों से टालने का प्रयास किया जा रहा है। और एक और आपको बता दूं, देखिए आजकल अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत के संभव ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अमेरिका बड़ा मतलबी दोस्त है। एक समय हुआ करता था इसका झुकाव चाइना और पाकिस्तान की तरफ हुआ करता था, और हमारे तरफ झुकाव किसका हुआ करता था? रूस का हुआ करता था। रूस हमारा बड़ा भरोसेमंद मित्र था। समय बदल रहा है और आप देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका दुनिया को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता रहा है। और उसने नैतिकता की दुहाई देकर 1955 में वियतनाम पर हमला किया, जो 20 वर्ष पश्चात अनुमानित 30 लाख से अधिक लोगों की मौत और अमेरिकी पराजय के साथ समाप्त हुआ। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश संकट के समय भी उसका रवैया सही नहीं था। अमेरिका ने स्वार्थवश पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों से अच्छे संबंध रखे। और आप देखिए 1979 से 89 में अफगानिस्तान से सोवियत संघ को खदेड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान, सऊदी अरब की मजहबी सहायता से जिहादी जंग को सहारा दिया और तालिबान को अफगानिस्तान में स्थापित कराया। हालांकि 2002 में न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले के बाद उसने अपनी नीति बदली और अफगानिस्तान में तालिबान को निशाना बनाया। जब नए निजाम से भी बात नहीं बनी तो कालांतर में फिर तालिबान के साथ समझौता कर लिया। यानी कहते हैं कि स्वार्थी मित्र है एक तरह से, उसका जहां निकल रहा हो, हित निकल रहा हो, स्वार्थ हो रहा हो, वहां वो किसी से भी समझौता कर सकता है। आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप या आप देखिए अमेरिका उत्तर कोरिया के तानाशाह से आप देखते हैं कि मुलाकात कर ली थी उन्होंने। और एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर अमेरिका को छींक आए तो दुनिया को सर्दी हो जाती। ऐसी कहावतें पहले बहुत चला करती थी कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। सामूहिक विनाश के घातक हथियारों को ध्वस्त करने के नाम पर 2003 में इराक पर हमला किया और हजारों लाशें बिछाने के बाद तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। स्पष्ट है कि अमेरिका का दोहरा रवैया एवं सुविधावादी दृष्टिकोण दिखता रहा है। अमेरिका की तुलना में चीन को परिभाषित करना अधिक जटिल है। वहां का राजनीतिक ढांचा एक दलीय वामपंथी अधिनायकवादी पर आधारित है, जबकि आर्थिकी 1978 से विकृत पूंजीवादी से ग्रस्त है। इस व्यवस्था में लोकतंत्र, मानवाधिकार, असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है। मानवीय श्रम को मशीन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और जिससे चीन सस्ते उत्पादन का वैश्विक कारखाना बन गया। सभ्यतागत पूर्वाग्रह के कारण चीन के मंसूबे साम्राज्यवादी भी
हैं और इस क्रम में वह दशकों पहले तिब्बत को निकल गया, तो अब भारत सहित अनेक देशों के साथ उसका सीमा विवाद है। वह निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर अनर्गल दावा करता रहता है और जितने देशों से लगभग सीमा लगती है ना चाइना की, सबसे आप देखते हैं कि उसका सीमा विवाद बना हुआ है। तिब्बत पहले आजाद हुआ करता था, बाद में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। और आप देखिए सामान्य चीन इतना शक्तिशाली कैसे बना, इसका कारण भी अमेरिका ही है। और जिसने चीन को अपने लिए बड़े बाजार के रूप में देखा, उसने 1999 में चीन से द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया। इसके 2 वर्ष बाद चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। WTO की बात हो रही, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के संस्थानों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लेता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह चीन के आर्थिक उभार का केंद्र बिंदु था। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2000 में चीन का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 1 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर और प्रति व्यक्ति आय लगभग $960 थी। और तब अमेरिकी GDP 10 ट्रिलियन डॉलर और अमेरिकी प्रति व्यक्ति आय $36,000 से अधिक थी। यानी तब चीन अमेरिकी आर्थिकी के 10% के बराबर ही था। 2.5 दशक बाद चीन अमेरिकी आर्थिक क्षमता का 65% हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2025 में चीनी GDP 19.5 ट्रिलियन डॉलर और प्रति व्यक्ति आय लगभग आप देखेंगे $14,000। वहीं आप देखिए अमेरिकी GDP 30 ट्रिलियन डॉलर और प्रति व्यक्ति आप देखते हैं कि आय तकरीबन आप देखते हैं कि $90,000 है। और हम लोग जब आजाद हुए थे ना, चाइना और भारत, उस समय लगभग हमारी GDP चाइना की GDP बराबर थी। अब आप देखिए चाइना कितने कहाँ पहुंच चुका है, हम लोग अभी 4 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पाए हैं। चीन की प्रकृति का मुख्य कारक उसकी अधिनायकवादी व्यवस्था और दुनिया भर में सस्ती दरों पर वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात करना है। इसी के बल पर चीन का व्यापारिक लाभ $1 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। अमेरिका की बात करें तो चीन के साथ उसका व्यापार घाटा $295 अरब, जबकि भारत के साथ करीब $100 अरब का है। यह स्थिति तब है जब 1985 में भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन के बराबर लगभग $300 थी। और आप देखिए कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि चीन के आर्थिक सामरिक विस्तार से परेशानी क्या है। यह ठीक है कि अमेरिका और चीन दोनों ही दबंग देश हैं जो विश्व को अपने सत्तों पर हाँकना चाहते हैं और दोनों ही अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता को नैतिकता सिद्धांतों का चोला पहनाना चाहते हैं। परंतु दोनों में बुनियादी अंतर भी है। चीन में साम्यवादी प्रेरित अधिनायकवादी व्यवस्था है, वहां ना तो कोई चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सवाल कर सकता है, ना ही कोई उन्हें वैधानिक रूप से हटा सकता है। अमेरिका एक जीवंत लोकतंत्र है, वह मानवाधिकारों का सम्मान है वहां, और ट्रंप से सवाल किया जा सकता है और ऐसा हो भी रहा है। और उनके कुछ सहयोगी ही उनकी टैरिफ नीति पर सवाल उठा रहे हैं। संवैधानिक बाध्यता के कारण ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रह सकते हैं। इसलिए अमेरिका की तुलना में चीन भारत सहित शेष विश्व के लिए कहीं अधिक बड़ा खतरा एक तरह से आप देखते हैं। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है बलबीर पुंज, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। असंभव को संभव बनाते मोदी जी। जब लोकसभा आप देखते हैं कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला, तब उनका नारा था मोदी है तो मुमकिन। 543 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले आप देखते हैं कितनी रखी गई थी उम्र, 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र। इसे घटाकर 18 कब किया गया था, चलिए आप लोग बताइएगा। और यहाँ आप लोगों एक और बता सकते हैं कि अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है ना, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। राजनीति में नारे माहौल बनाने के लिए दिए जाते हैं और उनका वास्तविकता से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन मोदी इस नारे को सही साबित करते दिख रहे हैं। ताजा उदाहरण वक्फ संशोधन विधेयक है जो अब कानून बन चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटों पर समेटने बहुमत के लिए टीडीपी, जदयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोकदल जैसे सहयोगियों पर निर्भरता के चलते विपक्ष मोदी सरकार को बैसाखियों पर टिकी बताने लगा था। लेकिन साल भर के अंदर ही वक्फ जैसे राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील विषय पर संशोधन विधेयक पारित कराकर मोदी ने संदेश दिया कि सीमाओं के बावजूद अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना उन्हें बाखूबी आता है। वक्फ विधेयक को जब टीडीपी के आग्रह पर जेपीसी को भेजा गया, तब उसे भी विपक्ष ने अपनी जीत और सरकार का यू टर्न बताते की कोशिश की, लेकिन आखिरकार बाजी पलट गई। जेपीसी के जरिए मोदी सरकार को वक्फ विधेयक पर जल्दबाजी
और मनमाने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करने का मौका मिला। बेशक 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी मोदी सरकार ने 3 तलाक, अनुच्छेद 370 की समाप्ति तथा सीए लागू कर अपना एजेंडा साफ कर दिया, लेकिन तब वह लोकसभा में अपनी सीटें 282 से बढ़कर आप देखिए 303 हो जाने के आत्मविश्वास से लबरेज थी। जबकि वक्फ कानून में संशोधन ऐसे सहयोगी दलों पर बहुमत के लिए निर्भरता के बावजूद किया जिसके जनाधार में अल्पसंख्यक महत्वपूर्ण रहे। इसलिए इसका राजनीतिक संदेश ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संदेश के भी 2 हिस्से हैं। पहला, बहुमत अल्पमत से इतर मोदी सरकार की वैचारिक प्रतिबद्धता है। दूसरा, सहयोगी दलों को साधने की कला। एक और आपको बात बता दूं, जो बीजेपी है ना, इसने अपने कोर मुद्दे नहीं छोड़े। जब से इसकी स्थापना हुई, आप देखिए 370 मंदिर की बात कर लीजिए, राम मंदिर बनाने की बात कर लीजिए, या आप देखिए यूसीसी लागू करने की बात कर लीजिए, सीए लागू करने की बात कर लीजिए, वो अपने मुद्दों पर डटे रहे। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 1996, 1998, 1999 में भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ हो चुकी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बहुमत न जुटा पाने के चलते पहली बार सरकार मात्र 13 दिन चली और दूसरी बार 13 महीने चली। तीसरी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकती थी, लेकिन साइनिंग इंडिया की खुशफहमी में समय पूर्व लोकसभा चुनाव महंगा पड़ गया। वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण से लेकर प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार के कदम उठाए, मगर बहुमत के लिए दूसरे दलों पर निर्भरता के चलते वैचारिक पहचान से जुड़े राम मंदिर, अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे ठंडे बस्ते में डाले, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अभी हमारे पास इतना बहुमत नहीं है कि हम पास करवा सकें। जनसंघ काल से जो जुड़े मुद्दे वैचारिक स्पष्टता, दृढ़ता की पहचान बने रहे। सत्ता की खातिर उन्हें ही किनारे करने पर भाजपा की आलोचना भी हुई, मगर न सिर्फ पार्टी बल्कि उनके मातृत्व संगठन आरएसएस ने भी विस्तार के लिए राजनीतिक स्वीकार्यता और सत्ता के महत्व को एक तरह से आप देखते हैं कि समझा। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर से 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। मोदी लहर में 2014 में भाजपा अकेले दम पर बहुमत से भी 10 ज्यादा सीटें यानी 282 सीटें जीत गई, और लेकिन उसने राज्य सरकार बनाने की रणनीतिक समझदारी दिखाई। पहले कार्यकाल में मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी के अलावा कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे सहयोगी दल असहज होते। संघ और भाजपा के एजेंडे पर मोदी सरकार ने रफ्तार लगातार दूसरी बार बहुमत मिलने के बाद आप देखते हैं कि 2019 में पकड़ी, और इस दौरान भी मोदी सरकार ने राज्यसभा में बहुमत के लिए जरूरी बीजद और वाईएसआरसीपी जैसे अन्य क्षेत्रीय दलों से मित्रवत संबंध बनाए रखे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से प्रशस्त हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी, पर अपने दूसरे कार्यकाल में 3 तलाक एवं अनुच्छेद 370 की समाप्ति तथा सीए जैसे ऐतिहासिक फैसलों की राय मोदी सरकार की रणनीतिक साझेदारी से ही आसान हुई है। मोदी सरकार सहयोगी दलों का मन भांपते हुए कदम दर कदम बढ़ी, इसके बावजूद उसे कुछ सहयोगी दलों के साथ गवाना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की राय में पुराने विश्वस्त मित्र दल शिवसेना का साथ छूटा, तो विवादास्पद कृषि कानूनों के चलते शिरोमणि अकाली दल का महाराष्ट्र में तो शिवसेना और राकापा के विभाजित धड़ों के साथ महायुति बनाकर भाजपा ने सत्ता में वापसी कर ली, लेकिन पंजाब लगातार उसकी पहुंच से बाहर बना हुआ है। और यह ठीक है कि जदयू रालोद में बगावत के शोर को उठे, पर सहयोगी दलों के नेतृत्व में ने चुनावी नफा नुकसान का आकलन किए बिना तो वक्फ संशोधन का समर्थन नहीं किया होगा। निसंदेह वक्फ संशोधन कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, पर मोदी सरकार अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता स्पष्ट कर चुकी है। यह भी साफ है कि एक देश एक चुनाव तथा समान नागरिक संहिता जैसे कानून भी अब ज्यादा दूर नहीं है, जिनके प्रति किसी वर्ग के अति संवेदनशील होने का भी कोई कारण नजर नहीं आता। समान नागरिक संहिता को न्याय, समानता, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता के संवैधानिक आदर्शों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संसद और विधानसभाओं से इस दिशा में बढ़ने को कहा। अभी जाहिर है कि बैसाखियों पर टिकी बताई जा रही मोदी सरकार अब रफ्तार पकड़ रही है, जबकि तमाम कोशिशों के बावजूद उसके सहयोगियों में सेंध लगाने में नाकाम विपक्ष पर खुद बिखराव का साया मड़ रहा है। लेखक, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, इनका नाम है, आप देखते हैं क्या, राजकुमार सिंह। एक और बात बता दूं आप लोगों को, देखिए एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बिहार में मुस्लिमों का वोट आप देखते हैं नीतीश कुमार को कम ही मिला था, ना के बराबर मिला था, ऐसे आंकड़े कहते हैं। तो नीतीश कुमार को लगता है कि हम बीजेपी के से दूर हो जाएंगे तब भी हमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, और बीजेपी के साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने साथ दिया। और रालोद, जयंत चौधरी की बात करें तो वो एक तरफ से कहीं के नहीं रहेंगे अगर वो विरोध में गए, तो इसलिए कहते हैं कि उनने भी साथ दिया। किसका? बीजेपी का। कोई कह रहा है मजबूरी है ये उनका देना, ठीक है।
ऊर्जा कर्म फल। गीता में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अधीन होकर ही कर्म करना पड़ता है, अतः कोई क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। विधाता ने सभी प्राणियों के लिए कर्मरत रहने का अनिवार्यता रखी, इसलिए पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक प्राणी इसमें संलिप्तता देखी जा सकती है। कर्म के अनुसार ही भाग्य का निर्माण होता है। श्रेष्ठ कर्मों का फल सुखदायी और निष्कृष्ट कर्मों का फल यातनादायी होते रहना ही नेति की रूपरेखा है। सद्गुणी कर्म की ही मनुष्य की महानता को के और अवगुणी कर्म मनुष्य की अवनति के कारक होने से मनुष्य जन्म से लेकर अपितु अपने सख्त कर्मों से ही महान बनकर पुरस्कृत हो सकता है, जबकि अपकर्मों से तिरस्कृत हो सकता है। कौन से कर्म का फल कितना, कैसे और कब मिलेगा, यह परमात्मा पर निर्भर है। गीता में श्री कृष्ण ने इसे स्पष्ट किया भी है कि केवल कर्म करने का अधिकार मनुष्य का है, उसके फल निर्धारण का नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि निष्काम कर्म योगी की तरह कर्मशील रहकर फल को वांछना से विरत रहकर अपने किए जा रहे कर्म और उसके फल को परमात्मा पर छोड़ दे, क्योंकि मनुष्य के सभी सत्कर्मों अपकर्मों का लेखा जोखा और यथानुरूप फल विधान करने की व्यवस्था परमात्मा ने अपने पास रखी। श्रेष्ठ कार्यों के रूप में परोपकारी, उत्तम चरित्र, सत्यभाषी, अहिंसा, मर्यादा, पर निंदा से परहेज आदि सद्गुणों का अनुपालन होना बताया गया। निश्चल सेवा और दान कर्म मनुष्य जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो मनुष्य की आत्मशुद्धि के कारक हैं। गीता में काम, क्रोध और लोभ से प्रेरित होकर कर्म नरकगामी होने के कारण बताए गए। इन्हें त्याग कर धर्म, सत्य और भक्ति पथ को अपनाते हुए सदैव मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते रहना ही मनुष्य जीवन का सार्थकता के लिए आवश्यक बताया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, इसे समझा करिएगा, समझ रहे हैं। ये आप देखेंगे कि आतंक से लड़ाई, यह अच्छा है कि अमेरिका से भारत लाए गए आप देखते हैं मुंबई हमले के गुनाहगार तैमूर हुसैन राणा की सुनवाई में तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम नहीं होगा। इसका कारण यह है कि इसका मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सुनाया जाएगा और जिसमें मुकदमे के त्वरित निपटारे के विशेष उपाय किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा ही हो, क्योंकि अपने देश में खूंखार आतंकियों को सजा देने में अनावश्यक देर हो जाती है। अब जब सारे देश की नजरें इस पर है, राणा को कब सजा मिलती है, तब यह ठीक नहीं है कि उसके प्रत्यर्पण को लेकर राजनीतिक दलों में अनावश्यक बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस को अचानक याद आ गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन मनमोहन सरकार के समय हुआ था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही 2008 में, देखते हैं ना 9 में, और उसके प्रयासों के चलते ही राणा को भारत लाया जाना संभव हो सका। उसके नेता यह बताने के साथ ही यह भी इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने राणा को भारत लाने के लिए कुछ विशेष नहीं किया। ये आप देखिए, मुंबई आतंकी हमले का शामिल माना जाता है, मास्टरमाइंड माना जाता है इसे। और हैरानी नहीं है कि इसके जवाब में उसे भाजपा से यह सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सांप्रदायिक सरकार ने आतंकवाद के प्रति ढुलमुल रवैया अपना रखा। अच्छा होता कि इस मामले में दलगत राजनीति का परिचय देने से बचा जाता और सभी दल एक रोशा में आतंकवाद से लड़ने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते, और कांग्रेस को यह आभास होता तो बेहतर उसने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया जिससे वह ही कटघरे में खड़ी दिखेगी। यह एक तथ्य है कि मनमोहन सरकार के समय देश में आतंकी हमलों की झड़ी लग गई थी। मुंबई हमले के दौरान ही यह साफ हो गया ताकि आतंकी पाकिस्तान से आए, उन्हें वहीं से निर्देशित किया जा रहा, लेकिन भारत सरकार ने उसके खिलाफ वैसी कोई कार्रवाई नहीं की जैसी अपेक्षित ही नहीं आवश्यक थी। और ये आप देखिए, इसकी पुष्टि तब हुई जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। पाकिस्तान प्रेरित और प्रायोजित आतंकवाद के प्रति साबरक सरकार के नरम रवैये से तब भारत की छवि एक ऐसे देश की बन गई थी जो आतंक से लड़ने को तैयार नहीं है। इस छवि ने भारत का नुकसान तो किया ही, पाकिस्तान का दुस्साहस भी बढ़ाया, चूंकि पाकिस्तान भारत के लिए अब भी एक खतरा बना हुआ है। इसलिए उसने न केवल सावधान रहा जाना चाहिए बल्कि देश के राजनीतिक वर्ग को उसकी आतंक की हरकत के खिलाफ एकमत भी दिखना चाहिए। इसकी बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि आतंकवाद से लड़ाई में राजनीतिक संकीर्णता का प्रदर्शन किया गया और इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर ही होती है। एक और आपको बता दूं, हमारे देश में क्या है, हर मुद्दे पर राजनीति होती है। कोई भी मुद्दा हो आप देखेंगे, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। अब हमारे शहीद आप देखते हैं, हमारे जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके नाम पर भी राजनीति की जाती है। पंचायतों की उन्नति, ग्रामीण विकास के लिए पंचायतें महत्वपूर्ण कड़ी हैं। पंचायतों के माध्यम से ही सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं और इसके लिए आवश्यक है कि पंचायतें हर तरह से सशक्त हों। तभी अभी तक ऐसा कोई फार्मूला नहीं था जिसमें पंचायतों की प्रगति का आकलन किया जा सके। पंचायती राज मंत्रालय ने पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक PAI पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जारी किया है
और देखिए, अगर आप, मैं कह रहा हूँ ना, पंचायत आपके जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं, अगर वो ईमानदार हो जाए तो आप सोचिए कि 90% आपके गांव की समस्याएं खत्म हो सकती हैं। क्योंकि क्या समस्या है, उनका क्या समाधान हो सकता है, इसे आपका सरपंच, स्थानीय प्रतिनिधि ही बेहतर जानता है। इससे पंचायतों की सही स्थिति सामने आई है। पहली रिपोर्ट में दक्षिण राज्यों की स्थिति अच्छी आंकी गई है, लेकिन तय मानकों के अनुसार A+ की श्रेणी में कोई राज्य जगह नहीं बना पाया। हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी उत्साहजनक नहीं रही और पंचायत उन्नति सूचकांक के लिए 9 मुख्य बिंदु जांचे गए और प्रदेश की 673 पंचायतों को B और 2647 को C ग्रेड में आंका गया। प्रदेश की पंचायतों को आय के संसाधन जुटाने का सुझाव दिया गया। प्रदेश की एकमात्र पंचायत शिमला जिला के नारकंडा ब्लॉक की थानाधार है, जिसने आप देखिए 77.63 अंक के आधार पर A ग्रेड पाया। सुखद है कि पड़ोसी राज्य की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश की स्थिति बेहतर है, लेकिन अब भी काफी कुछ किया जाना आवश्यक है और इससे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जो कमियां सामने आई उन्हें दूर करने के लिए अभी से प्रयास करने होंगे ताकि अगली बार अधिक से अधिक पंचायतें A+ ग्रेड में शामिल हो सके। अन्य पंचायतों के लिए कार्यों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगा। आशा है कि अगली बार प्रदेश की पंचायतों का प्रदर्शन देश भर में सर्वोत्तम होगा। क्या होगा? सर्वोत्तम होगा। गर्मी की तपिश से राहत के उपाय देख ही रहे हैं। गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पारे का पारा अपने होने का एहसास दिलाने लगा है। हर कोई अपने घर में ही रहना चाहता है, पर घर में ही रहने से पेट को कैसे पाला जाए, यह यक्ष प्रश्न भी सबके सामने है। घर से निकलना ही भी जरूरी है, रोजी रोटी भी कमाना जरूरी है, तो सूरज के तेवर को भी सहन करना है। यह सब एक साथ कैसे संभव है? इरादे ठोस मजबूत हों तो कुछ भी ऐसा किया ही जा सकता है और जिससे जीवन मुस्कुरा सके। और आप देखते हैं कि यह पहले एक मार्मिक अपील की जा रही है उन लोगों से जिनके आदेश से कई काम तुरंत होते हैं। कार्यालय या फैक्ट्री में कोई एक बार बॉस का मतहत होता है, जो बॉस की तरह आदेश देता है, जिससे तुरंत पालन भी होता है। स्थितियां कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, आदेश को तुरंत अमल में लाया जाता है। ऐसे लोगों से यह अपील की है कि वे अपने मातहतों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ऐसा कोई आदेश ना दें जिससे वे तीखी धूप में बाहर निकलकर आदेश का पालन करने निकल पड़े। वे भी इंसान है, धूप उन्हें भी लगती है। यदि उनसे कुछ मंगवाना ही है तो धूप तेज होने के पहले ही मंगवा लें। वे बजाय धूप में उन्हें बाहर भेजना इंसानियत नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से आग्रह है कि वे अपने माथे की गर्मी को ठंडा करने के लिए किसी को भी बाहर निकलने के लिए विवश ना करें और इससे इंसानियत जिंदा रहेगी और भाईचारे का एक माहौल बनेगा। दूसरी अपील उन लोगों से है जिन्हें घर का भोजन रुचिकर नहीं लगता है। वे बाहर के भोजन की शौकीन है, जिनके घर पर डिलीवरी बॉय की दस्तक होती ही रहती है। छोटी चीज़ों को वे बाहर से मंगवाना पसंद करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से भी अपील है कि वे दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कुछ ऐसा करें कि घर के दरवाजे पर डिलीवरी बॉय की दस्तक ना हो। उन डिलीवरी बॉय का तो काम ही है, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या फिर कड़कड़ाती ठंड हो, उन्हें तो लोगों के घरों तक खाद्य पदार्थ पहुंचाने ही है। वे तो हर हाल में बाहर निकलेंगी। यदि वे इन 4 घंटों में बाहर नहीं होंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उन्हें तो जो कुछ मंगवाना है वे दोपहर 12 के पहले मंगवा लें, ताकि उनके पेट भी भर सकें और इंसानियत को भी जिंदा रहने का मौका मिल सके। और इंसानियत जिंदा रहे, इसके लिए जतन बरसों से होते आए हैं, जतन होते रहने चाहिए। जतन करने की इच्छा मात्र से ही रास्ते भी मिलते जाते हैं। इसलिए कुछ अपील की जा सकती है समाज के उन वर्गों के लिए जो बेबस हैं। रोजी रोटी के लिए मशक्कत करना उनकी मजबूरी है। हम सबका ख्याल रखेंगे तो हमारे आराध्य भी हमारा ख्याल रखेंगे। हम अच्छे विचार रखेंगे तो कर्म भी अच्छे करेंगे। अच्छे कर्म की ही हमें सुकून की वजह छांव देंगे, जहाँ केवल शांति ही शांति है। एक बात और आप काम कर सकते हैं कि पानी की व्यवस्था आप लोग पक्षियों के लिए करिए, जानवरों के लिए, अगर हो सके तो इंसानों के लिए भी करवा सकते हैं आप लोग। इससे बड़ा पुण्य कुछ हो सकता है, अच्छा काम कुछ हो सकता है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं और देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये राज्यपाल और संवैधानिक गरिमा। एक और आपको बता दूं, जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, तब आप देखते हैं कि राज्यपाल और वहां मुख्यमंत्री की भी टकराव देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के अधिकार और समय सीमा में काम करने के परिप्रेक्ष्य में अहम फैसला सुनाया और आप देखते हैं कि
न्यायालय ने विधेयकों को मंजूरी देने के सिलसिले में राज्यपाल की शक्तियां निर्धारित करी हैं। शीर्ष अदालत न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि राज्यपाल विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए लटकाए नहीं रख सकते हैं। विधानसभा से पारित होकर आए विधेयकों पर समय सीमा में निर्णय लेना होगा। अब निर्णय लेने के लिए 1 से लेकर 3 महीने की समय सीमा तय करते हुए अदालत ने राज्यपालों को नसीहत दी कि उन्हें राजनीतिक विचारों से निर्देशित होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, कौन, जो आप देखते हैं कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, तब ममता बनर्जी, उनमें कितना टकराव होता था। इसी तरह अगर आपको याद हो कि अभी थावरचंद गहलोत हैं कर्नाटक के राज्यपाल, वहां कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री हैं, दोनों में कितना टकराव देखने को मिलता है। उन्हें कार्यपालिका को सुचारू बनाना चाहिए और आप देखिए ना कि ठप बनाए रखने के उपाय करने चाहिए, उन्हें उत्प्रेरक होना चाहिए ना कि अवरोधक। यह फैसला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्यपाल RN रवि की ओर से राज्य विधानसभा में पारित विधेयकों की स्वीकृति रोककर रखने की बाबत सुनाया। राज्यपाल ने 10 विधेयकों को लंबे समय से रोक रखा था। अब इन विधेयकों को अदालत ने उसी तिथि से मान्य करने का आदेश दिया जब उन्हें पुनः राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इनमें से ज्यादातर विधेयक जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच के पारित हुए थे। तय है कि शीर्ष न्यायालय ने राज्य विधायिका के विधायी अधिकार की पुष्टि कर दी है। भविष्य में अब राज्यपाल विधेयकों को दबाकर नहीं रख पाएंगे, उन्हें राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होगा और इन्हें इस नाते यह ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जो राज्यपालों को संवैधानिक गरिमा बनाए रखने के लिए बाध्य करेगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उनके पूर्वाग्रहों से प्रभावित कार्यप्रणाली के चलते इस संवैधानिक पद की गरिमा और उचित पर सवाल उठते रहे हैं। दरअसल संविधान में परंपरा को आधार माने जाने के विकल्पों के चलते ही राज्यपाल का पद अस्तित्व में है। अंग्रेजी राज में वायसराय की जो भूमिका थी कमोबेश उसी ही तरह राज्यपाल के पद में भी रूपांतरित किया गया। वायसराय जिन राजभवनों में रहते थे उन्हें आलीशान भवनों में हमारे लोकतंत्र के राज्यपाल रहे। इनके राजसी वैभव और ठाट बाट को बनाए रखने पर करोड़ों रुपए का खर्च होता है। अब अदालतें परिदृश्य में इस पद की व्यवहारिकता की समीक्षा के नए सिरे से किए जाने की जरूरत है। ये आप देखें, राज्यपाल को आज विपक्षी दल सफेद हाथी करार जरूर देते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में भी इस पद पर नए सिरे से विचार नहीं किया गया था। कुछ राजनीतिक दल यह सलाह देते हैं कि यदि संस्थाएं हमारे पूर्वजों और संविधान निर्माताओं ने बनाई हैं और इस परिपाटी को जारी रखना जरूरी है तो राज्यपाल की नियुक्ति के क्रम में गठित सहकारिता आयोग की उन सिफारिशों को अमल में लाया जाए जिनसे मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। और इस आयोग का गठन नियुक्ति में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 2001 में अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा बुलाई गई बैठक में सहमति बनी थी कि यह पद संवैधानिक गरिमा के अनुकूल बने रहने के साथ राजनीतिक दुराग्रहों से निष्प्रभावी रहे और इस हेतु राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री से जरूरी और पर्याप्त सलाह के बाद ही की जाए। और परिषद ने यह भी सलाह दी थी कि एक तो राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को राज्यपाल ना बनाया जाए। थावरचंद गहलोत थे, वो एक समय आप देखिए बीजेपी के नेता हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे और आज आप देखिए राज्यपाल हैं। दूसरे जो राज्यपाल सेवा मुक्त हो जाए उन्हें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने के अलावा अन्य कोई चुनाव लड़ने अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी से प्रतिबंधित किया जाए। और किंतु आप देखिए बैठक में राजनीतिक गतिविधि की व्याख्या स्पष्ट नहीं की जा सकी और इस बहाने परिषद की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस बाबत डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेदों की इबादत कितने ही अच्छे रूप में लिखी जाए, यदि उसे लागू करने वाले अच्छी नहीं है तो आप देखते हैं कि क्या, तो वे इस इबारत का अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ निकाल लेंगे। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने इस परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को नैतिक रूप से मजबूत होने की अपेक्षा की थी। आज देश में नैतिकता ईमानदारी कदाचार में तब्दील होती दिखाई दे रही है। असल में हमारे देश में जिस तरह की राजनीतिक संस्कृति पिछले 2.5-3 दशक में पनपी और उसमें संविधान में दर्ज स्वायत्ता का परंपरा के बहाने दुरुपयोग ही ज्यादा हुआ है। न्यायालय और कैग जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी जानबूझकर आक्रामक प्रहार किए गए। ऐसे में राज्यपाल की नियुक्ति तो सीधे केंद्रीय सत्ता द्वारा की जाती है, इसलिए राज्यपाल को प्रतिपक्ष संदेह की दृष्टि से देखता है। अक्सर इस पद पर हाशिए पर पड़े उम्रदराज नेताओं अथवा सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति की जाती है। कई बार इन उपकृत राज्यपालों को जहां केंद्र अपना कर्मचारी मानकर चलता है वहीं ऐसे राज्यपाल भी स्वयं को नियोक्ता सरकार का नुमाइंदा समझने लगते जाते हैं। लिहाजा इस पद की गरिमा के उल्लंघन में वे ना तो संकोच का अनुभव करते हैं और ना ही उन्हें संविधान की मूल भावना के आहत होने की अनुभूति होती है। माना जाता है कि इस तरह वे केंद्र के एहसान का बदला चुका रहे होते हैं। राज्यपाल के उचित पर ऐसे ही कारण सवाल खड़ा करते हैं। और आप देखेंगे कि राज्यपाल
की हैसियत और संवैधानिक दायित्व की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 4 मई 1979 को दिए फैसले में कहा था कि यह ठीक है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि उपयुक्त नियुक्ति वास्तव में भारत सरकार द्वारा की गई, लेकिन नियुक्ति एक प्रक्रिया है। इसलिए इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि राज्यपाल भारत सरकार का कर्मचारी या नौकर है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हर व्यक्ति भारत सरकार का कर्मचारी नहीं होता है। यही स्थिति राज्यपाल के पद पर लागू होती है। इसके बावजूद ज्यादातर राज्यपाल संविधान के बजाय नियुक्ता सरकार के प्रति ही उत्तरदायी बने दिखाई देते हैं, और यही वजह है कि गाहे बगाहे वे राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। और इसलिए आप देखिए संस्था को गैर जरूरी करार दिया जाता है और इसके स्थान पर उच्च न्यायालयों अथवा प्रमुख सचिवों को राज्यपाल के जो गिने चुने दायित्व हैं उन्हें सौंपने की बात उठती रहती है। दरअसल राज्यपाल का प्रमुख कर्तव्य केंद्र सरकार को आधिकारिक सूचनाएं देना है, लेकिन कुछ राज्यपाल तार्किक सूचनाएं देने के बजाय केंद्रीय सत्ता की मंशा के अनुरूप राज्य की व्यवस्था में दखल देने लग जाते हैं। इस वजह से राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच टकराव के हालात पैदा होते हैं। यह स्थिति उन राज्यों में टकराव के हालात ज्यादा पैदा करती है जहां केंद्र से अलग दल की सरकारें काबिज होती हैं। दरअसल संविधान की मूल भावना में निहित है संघ और केंद्र के बीच एकात्मता बनी रहे, किंतु कुछ राज्यपाल इस भावना के अनुपालन में खरे नहीं उतर रहे हैं और कई बार वे केंद्र के हित साधक की भूमिका में आ जाते हैं। इस वजह से राज्यपाल के पद के औचित्य पर सवाल उठते हैं और इस व्यवस्था को आर्थिक बोझ और गैर जरूरी माना जाने लगा है। इसलिए इस पद की जरूरत के औचित्य की तलाश वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में खोजने की आवश्यकता है। अब देखिए इस तरह का कोई फैसला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, कोई कमेटी सुझाव दे रही है, तो इनका भी उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। आंसर राइटिंग निबंध कहीं इस तरह के टॉपिक पर लिख रहे हैं तो ये भी किया करिएगा। और ये आप देखिए विधायी कार्यों में अवरोध ना बने। राज्यपालों द्वारा राज्य में विधेयकों पर बैठ जाना, विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार कर देना, कुलपतियों की नियुक्ति को ठुकरा देना वगैरह अधिक आम बातें हो गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल के ऑफिस के पास कार्यकारी अधिकार होते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां परिगत हैं, और जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सहयोग एवं सलाह से ही काम करना होगा। और इससे जाहिर है कि राज्यपाल जो अपने विवेक से कार्य करते हैं वह भी संवैधानिक नियमों द्वारा बंधा हुआ है। हालांकि विधेयक के लिए कानून बनने हेतु राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, लेकिन 1974 के शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख है। राज्य की कार्यकारी शक्तियां वास्तव में मंत्रिमंडल द्वारा लागू की जाती है। और देखिए क्या रहता है कि राज्यपाल को तो चुनाव में नहीं जाना पड़ता है हर साल, हर 5 साल में, लेकिन आप देखते हैं कि जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी सरकार के जो विधायक होते हैं, उन्हें तो आप देखते हैं कि जाना पड़ता है ना, वो जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के पास भेजना जरूरी होता है। तब राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। एक, विधेयक को मंजूरी दे दे, दूसरा विधेयक को मंजूरी ना दे, तीसरा आप देखिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे, और 4, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा दे। इस अनुच्छेद को भारत सरकार के कानून 1935 की धारा 75 पर मॉडल किया गया, जो इन चारों विकल्पों में से किसी एक के भी चयन के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। शायद संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि निष्पक्ष व्यक्ति ही राजभवन में आएंगे और वह बिना पक्षपात के संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करेंगे। समय के साथ राज्यपाल के अराजनीतिक होने की कल्पना गलत साबित हुई है, और इसलिए सरकारिया कमीशन, पुंछी या पंछी कमीशन आदि सभी ने राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की, और इन सिफारिशों पर संसद को अमल करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अमल करना पड़ा। इसलिए यह ऐतिहासिक फैसला स्वागत योग्य है। और देखिए एक और बात बता दूं आपको, यहाँ जिसकी भी सरकार केंद्र में रहती है, आप देखते हैं कि वो अक्सर राज्यपालों का दुरुपयोग करते हैं, इनका फायदा उठाते हैं। समझ रहे, ये राजनीति की बातें हो रही हैं, नक्सलियों के आतंक से मिलने वाली मुक्ति, ये आप देखिए सफाया हो रहा है जो नक्सलियों का, उनकी बातें की जा रही हैं। अब तो काफी हद तक आप देखते हैं कि इनका क्षेत्र सिमट रहा है। नक्सलियों की बात करें अगर हम लोग, तो आप देखते हैं कि नक्सल होता क्या है। ये आप देखिए नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल की नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और आप देखिए कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे, इस कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। चलिए वही बातें हो रही हैं, आप लोगों को देखना हो तो देख सकते हैं, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। और आप देखिए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा कर रखी है कि मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त किया जाएगा। चलिए आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।